हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनक्लिकेट लर्निंग डी प्लस बीपीआरटी के पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं। 14th क्लास है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनक्लिकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई स्टूडेंट्स को ऐसे भी लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल जाती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो देखो, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करती हूँ, बट कोई अगर नया क्वेश्चन है और अगर मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया है तो मैं उसको करती हूँ एक्सप्लेन। अगर आप डायरेक्ट 13th या 12th क्लास देख रहे हो और उसमें कोई बेसिक चीज आई है जो मैंने नहीं एक्सप्लेन की, बिकॉज अगर मैं हर एक क्वेश्चन को और हिंदी में कन्वर्ट करके सब कुछ एक्सप्लेन करने लगी तो 1 घंटे से बहुत ज्यादा लग जाएगा। ओके, सो वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, जो आपको स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर आपने स्पीड मेंटेन नहीं की और 1 घंटा तो मैक्स है, मतलब आप 50-55 मिनट तक तो आपके सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हों और सोल्व कर दिए हों, ये चीज होगी। अदरवाइज पेपर पूरा नहीं होगा आपका, ठीक है, अगर आप लास्ट तक पढ़ ही नहीं पाओगे क्वेश्चंस। सो वो भी एक बहुत गड़बड़ चीज हो जाएगी। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ। और अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन है कि आप अपनी उस वीडियो की स्पीड कम कर सकते हो। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन आपके सामने है। हु सेड चिल्ड्रन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी। तो एक सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस मैंने आपको बताया था, जहां पर भी साइकोसेक्सुअल दिखे, साइको एनालिटिकल दिखे, आप सिगमंड फ्रॉइड के साथ जाएंगे, हमें पता है वो थियरी। ओके, when the organism is about 9 weeks old, the embryo is called, तो हम उसको सेल बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे, ट्यूब बोलेंगे या फिर फीटस बोलेंगे। तो देखो, ट्यूब तो वो फेलोपियन ट्यूब होती है जहां से एग जाता है फीमेल का, ठीक है। फिर वहां पे एक पोर्शन पे आके स्पर्म और एग जो है वो मिलके जाइगोट बनाते हैं। तो जब तक वो स्पर्म और एग है तब तक हम उसको सेल बोल रहे हैं, ठीक है। जब वो दोनों मिल चुके हैं, कंसीव हो गया है कंसीव, तो उसके बाद वो क्या होगा, स्पर्म बन जाएगा जी। और उसके बाद जाइगोट बन जाएगा स्पर्म और एग से। तो वो जाइगोट बनने के बाद एक एम्ब्रियो की स्टेज आएगी, ठीक है, जैसे जैसे वो थोड़ा सा डेवलप होगा। सो ये जो एम्ब्रियो है अगर 9 वीक से बड़ा है, यानी 9 हफ्ते हो गए हैं, तो अब हम इसको फीटस बोलने लगते हैं, ठीक है। सो पहला जर्मिनल पीरियड रहता है 1 से 2 हफ्ते, जिसके अंदर वो कंसीव होंगी चीजें, वो मिलके जाइगोट बनाएंगे। और एम्ब्रियोनिक पीरियड में जाइगोट बन चुका है, अब उससे थोड़ा सा वो होता है ना, एक डेवलप्ड स्टेज में जा रहा है धीरे धीरे। और 9 to 40 वीक्स, क्योंकि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी आइडियल लेके चलते हैं, सो 9th वीक से लेके 40th वीक तक हम उसको फीटल पीरियड बोलेंगे। ओके, Okay, identify the stage in which infants' libido desire centers upon their genitalia as the erogenous zone. तो आपको दिख रहा होगा, ये अगेन आपके सिगमंड फ्रॉइड की स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज, ठीक है, देन एनल स्टेज, देन उसके बाद ये फेलिक स्टेज, ठीक है, देन लेटेंसी और देन आपका जेनाइटल स्टेज। ओके, सो जेनाइटल स्टेज बाद में है, ये एडोलेसेंस के टाइम पे आप लगा सकते हो। लेटेंसी मिडिल चाइल्डहुड के अराउंड है, जब सारी चीजें जो है वो गैंग की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं और इसकी तरफ से ध्यान हट जाता है, लेटेंट हो जाती हैं चीजें। और उससे पहले फेलिक स्टेज आती है जी, जिसमें आपका सेंटर जो है वो जेनिटेलिया पे जाता है, ठीक है। सो वो फेलिक स्टेज रहेगी आपकी। ओरल स्टेज में बच्चा हाथ में मुंह में लेता है सारी चीजें, आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटा बच्चा। देन जो है एनल स्टेज आती है, जब पोटी ट्रेनिंग और बाकी चीजें होती हैं, और उसके बाद फेलिक स्टेज आती है। A dash begins as a one cell structure that is created when a sperm and a egg merge, ठीक है। सो एक वन सेल स्ट्रक्चर की तरह शुरू होता है और फिर स्पर्म और एग जब मर्ज होते हैं तब क्या बनता है, तब जाइगोट बनता है। तो ये सिंगल सेल हो गए, देन ये दोनों मिलके जाइगोट बना रहे हैं, उसके बाद में फीटल स्टेज आएगी। ओके, तो जाइगोट। ओके, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी इज फ्रॉम, तो फॉर्मल ऑपरेशनल कहाँ से कहाँ है। देखो, ये तो नहीं है, इन्फेंसी से स्टार्ट नहीं होती है, अडल्टहुड से भी स्टार्ट नहीं होती है, अडोलेसेंस से स्टार्ट होती है, अराउंड एंड अराउंड। तो अडोलेसेंस टू अडल्टहुड जो है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। डैश डोमेन इन्वॉल्व्स द रिकॉल और रिकग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, procedural patterns and concepts that serve in the development of intellectual skills। तो कौन सी डोमेन में ये चीजें हो रही हैं। सो आप देखो ना, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, फैक्ट्स, उन चीजों पे जा रहे हो ना, तो कहीं इमोशन है इसमें तो अफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सो हमारे पास कोग्निटिव, तो इमोशनल नहीं है, आप एनालाइज नहीं कर रहे हो। कोग्निटिव में ये एक स्टेज होती है एनालिसिस, राइट। साइकोमोटर, इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है तो हम मोर ऑफ कोग्निटिव की तरफ है यहाँ पे। ओके, रिकॉल, रिकग्निशन, सो कोग्निशन वाला पोर्शन ज्यादा है।
ड्यूरिंग द एनल स्टेज, अभी अभी हमने बात की थी कि ओरल स्टेज होती है, एनल स्टेज होती है, देन फेलिक स्टेज होती है, लेटेंसी स्टेज होती है और जेनाइटल स्टेज होती है, ठीक है। प्राइमरी फोकस किस पे है? एनल पे मैंने अभी बोला कि पोटी ट्रेनिंग होती है बच्चे की, सो बाउल मूवमेंट, ब्लैडर की वो कंट्रोल कर पाए उनका अपना सुसु, तो वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो कंट्रोलिंग ब्लैडर और बाउल मूवमेंट्स, ये आपका आंसर रहेगा जी। Personality, language, clothing, food habits, marriage customs, etc. are examples of which factor affecting learning. तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? तो पर्सनालिटी, लैंग्वेज, क्लोथिंग, कपड़े भी आ गए, खाने की चीज़ें भी आ गई, तो देखो साइकोलॉजिकल नहीं है सारे, इमोशनल भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, तो कल्चरल फैक्टर में ये सारी चीज़ें फिट बैठती हैं। Dash refers to the learner's sensitivity to the existence of stimuli awareness, willingness to receive or selected attention. So कौन सा जो है वो लर्नर की सेंसिटिविटी की बात कर रहा है कि आप अवेयर हो, विलिंग हो वो रिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन, और सेलेक्टेड अटेंशन है। सो वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग आएगा ये, रिस्पॉन्डिंग, कैरेक्टराइजेशन या फिर रिसीविंग। तो ये आंसर आपका रिसीविंग आ जाएगा। ये भी स्टेजेस हमने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में पढ़ी हैं। अब आप बताओ इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, राइट। सो रिसीव किया है आपने चीजें, आप विलिंग और रिसीव करने के लिए सेलेक्टेड अटेंशन देते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके आसपास, आप उनमें से कुछ एक चीजों को ही तो अटेंशन देते हो, तो रिसीव कर रहे हो उन चीजों को। Okay. He is a theorist associated with socio-cultural approach to teaching and learning, who uses Vygotsky's idea of the importance of private speech for learning but calls it self dialogue. ठीक है, तो ये कौन है इंसान? तो जो सेल्फ डायलॉग की बात कर रहा है, लेकिन वाइगोट्स्की से उसके आइडियाज मैच करते हैं, ठीक है। पियाजे तो उसके अगेंस्ट है मोस्टली, वाइगोट्स्की से एग्जैक्ट अपोजिट जाते हैं पियाजे, ठीक है। स्किनर जो है वो बिहेवियरल वाली थियरी की बात करते हैं और लर्निंग थियरी में आ गई ये चीज, ठीक है। तो एल्बर्ट बंडूरा है जी, एल्बर्ट बंडूरा सेल्फ डायलॉग, सेल्फ एफिकेसी, उन चीजों की बात करते हैं। ओके, तो सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ रेगुलेशन, वो एक सेल्फ डायलॉग की तरह, सेल्फ टॉक की तरह लेके चलते हैं। और वाइगोट्स्की ने तो 3 स्टेजेस दी हैं, उनमें से एक प्राइवेट स्पीच की स्टेज है, तो ये दोनों थोड़े से मैच करते हैं। इन्फेंट्स एग्जिबिट एनिमिज्म एट दिस स्टेज, यानी गुड़िया में भी जान होती है, या जो मैंने स्टार्स वाला एग्जांपल दिया था पिछले किसी पीवाईक्यू में कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं बिकॉज दे आर हैप्पी, तो वो उसमें जान देख रहा है बच्चा। तो ये कौन सी स्टेज रहेगी एनिमिज्म की? तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगी जी। ओके, 1956 एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, कौन सा नाम है, क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू अ सीरीज ऑफ लर्निंग डोमेन्स। तो देखो ये चीजों को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। आप जो है कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे तो चीजें गड़बड़ाएंगी और क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो जो मैं थियरी क्लासेस लूं लिमिटेड, उनको भी अपने अच्छे से देखना है। जब तक वो क्लासेस आएंगी तब तक आप EMRS वाली क्लासेस भी थोड़ा सा देख सकते हो, या चलो अगर आप अपने सेकंड पोर्शन पे फोकस कर रहे हो, मतलब पार्ट ए पे फोकस कर रहे हो, वो भी ठीक है। एटलीस्ट ये जो टोटल PYQs प्लस थियरी मिला के 40 क्लासेस हो, मेक श्योर इनको देख के जाओ, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, सो लर्निंग डोमेन यहीं से ही समझ आ रहा है, किसने दी है? ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं हम, 3 डोमेन पे उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। सो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। Object permanence, self-recognition, deferred imitation, representational activity are characteristic of which stage? अगर आपको बाकी कुछ नहीं भी पता, object permanence तो पता है, ये तो चीख के बताया हुआ है कि sensory motor stage जो है उसका एग्जाम्पल है या उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, Dash are large scale forces within cultures and societies that influence thought, feelings and behavior. तो कौन से हैं ये? विद इन द कल्चर और सोसाइटी है ये, विद इन द कल्चर और सोसाइटी है, तो सोशियो कल्चरल फैक्टर साउंड नहीं कर रहा कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स लार्ज स्केल फोर्सेस होते हैं कल्चर और सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जो आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर सब चीजों पे अफेक्ट डालेंगे, तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। Ram indulges in absenteeism due to bad company of her peers. Rama, हर आ गया ना, Rama. Then which factor here is responsible for affecting her behavior and learning? So Rama जो है वो absent हो रही है या bunk मार रही है bad company of her peers की वजह से, अपने साथ वाले बच्चों की वजह से। So कौन सा factor responsible है जो उसके behavior और learning को affect कर रहा है? Cultural factor, personal factor, social factor या emotional factor? So इसमें culture तो कहीं नहीं आ रहा है, right? So ये social
फैक्टर है जी, ठीक है, अपने आसपास वालों की वजह से। जैसे हमने ये बोला था ना कि टीचर की प्रेजेंस की वजह से बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो जब किसी की प्रेजेंस आपको अफेक्ट कर रही है वो सोशल फैक्टर में आ गया। उसको हमने पर्टिकुलरली सोशल फैसिलिटेशन बोला था। ओके, तो ये सोशल फैक्टर्स हैं जी, जो आप अपने साथ वालों की वजह से पीयर प्रेशर में आके कुछ कर रहे हो। In the cognitive domain, learners are expected to progress through a hierarchy starting from dash and ending with. So cognitive domain का आपसे पूछा है, cognitive domain remembering से शुरू होता है, वो भी पता होता तो आपको आंसर यहीं से समझ आ जाता। ओके, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। ये स्टेज पूछी आपसे जो हमने छह स्टेप की स्टेज कोग्निटिव डोमेन की पढ़ी है ब्लूम में। We can subdivide dash factors into family, neighborhood, community, caste, class and religion, या region भी होता है इसकी जगह। तो सोशियो कल्चरल, सोशियो डेमोक्रेटिक, सोशियो साइकोलॉजिकल या सोशियो एनवायरमेंटल। ऑब्वियसली सोशियो कल्चरल, हम मेजर टर्म ही सोशियो कल्चरल पढ़ते हैं। The hierarchy associated with this domain begins with receiving and listening to information and extends to internalizing character traits or values and consistently acting on them. So identify the area of learning in this statement. So आप किससे associate domain कहाँ से शुरू हो रही है? receive करने से शुरू हो रही है। and listening to the information, तो receiving, responding, ये किस चीज की, और लास्ट में आप characterization की बात कर रहे हो, internalize हो गई ये चीजें, राइट। तो कौन सी डोमेन है? देखो साइकोसेक्सुअल डोमेन नहीं है ये, क्योंकि साइकोसेक्सुअल की थियरी जो है डेवलपमेंट की वो हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ये जो डोमेन की बात हो रही है ये हायरार्की की बात हो रही है, यानी ये ब्लूम की बात हो रही है, ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो कोग्निटिव डोमेन भी नहीं है ये, उसमें हमने अभी अभी बात की कि रिमेंबरिंग से शुरू होती है, तो रिसीविंग से शुरू नहीं हो रही है, राइट। और ये साइकोमोटर डोमेन आपकी किससे शुरू होती है? इमिटेशन से शुरू होती है। सो आंसर आपका क्या आ गया? सी आ गया जी, अफेक्टिव डोमेन। ओके, A hierarchy is given below. Identify the correct domain. रिफ्लेक्सेस हैं, बेसिक फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं, परसेप्चुअल एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी है, देन स्किल्ड मूवमेंट है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो स्किल डेवलपमेंट की बात ज्यादा हो रही है, सॉर्ट ऑफ साइकोमोटर डोमेन की तरफ ये चीजें जा रही हैं। ओके, ना कोग्निटिव है ना अफेक्टिव है, साइको अफेक्टिव कोई डोमेन ही नहीं होती है। Socio-cultural theory developed from the work of seminal psychologist, किसका नाम आएगा यहाँ? Who believed that parents, caregivers, peers and culture are largely responsible for developing higher order functions. तो देखो ना, कल्चर आ गया, आसपास के लोग आ गए, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट आ गया ना। तो सोशियो कल्चरल थियरी किसने दी है? वाइगोट्स्की ने दी है, राइट। अगर बच्चा, हम बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि बच्चा मॉडल करके सीखता है, देख के सीखता है, तो एल्बर्ट बंडूरा आ जाता। यहाँ पे थियरीज या हायरार्की भी कोई बात नहीं हुई, तो ब्लूम की भी बात नहीं हो रही है। ओके, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट कम अंडर प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो जब भी आप करिकुलम को डिजाइन करते हो वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। और पहला ही पॉइंट हमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ हार्डनेस, तो हार्डनेस नहीं होगा जी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखेगी। सो दिस डजंट कम अंडर करिकुलम डिजाइन प्रिंसिपल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज हम देखेंगे, कोरिलेशन भी हम देखेंगे कि एक चीज दूसरी से कोरिलेट करते हुए बच्चा समझे। ओके, Which of the following is a system of writing in which letters, words, numbers and other symbols are formed by arrangement of 6 raised dots? तो 6 raised dots होते हैं जी, जिनसे सारी चीजें बनती हैं। सो ये बरेल राइटिंग में होता है। जब पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड है, नहीं देख सकता है, पढ़ नहीं सकता है, तो वो इनको फील करके पढ़ता है, ठीक है, कि इनके फील करके आपको आइडिया होता है क्या लिखा हुआ है। सो वो पर्टिकुलरली क्या होती हैं, ये ABCD भी होती है इसमें, कि आप क्या क्या वर्ड्स, लेटर्स लिखोगे। तो बरेल आ गया आपका आंसर। Which of the following factors does not affect curriculum development? Curriculum development को psychological factor affect करेंगे, economic factor, spiritual factor, philosophical factor। तो देखो philosophy, psychology, sociology, ये economic somehow sociology में ही आ गया, sociological factors में। So ये affect करते हैं। ओके, स्पिरिचुअल फैक्टर्स करके हम अलग से कोई फैक्टर्स नहीं पढ़ते जो करिकुलम के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हो। या कई बार करिकुलम के डेवलपमेंट इफेक्ट की बजाय ये भी आ जाता है फाउंडेशन। तो 3 बेसिक फाउंडेशन हम लेके चलते हैं, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और आपका सोशियोलॉजिकल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डजंट एग्जिस्ट? तो क्लास और डिसेबिलिटी के बेसिस पे,
कास्ट और एथनिसिटी में, जेंडर और एज में, हैबिटेट एंड एनवायरमेंट। सो किस में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, कास्ट में फॉर श्योर करता है, ओके, एज में भी कहीं ना कहीं करता है, क्लासेस में हो जाता है अपर क्लास लोअर क्लास, तो एक ही चीज बची हमारे पास, हैबिटेट एंड एनवायरमेंट, ओके। फुल फॉर्म पूछी है रमसा की, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। सो ये कब आया था, ये 2009 में आया था, राइट। 2013 में उच्चतर शिक्षा आया था। Select the incorrect principle from the following regarding the principle of inclusive education. So promoting prejudices, यानी जो धारणाएं हैं आप उनको प्रमोट करोगे, नहीं, आप appropriate content प्रमोट करोगे। principle of teaching all the students, बिल्कुल सही बात है। principle of discovery of multiple identities, ये भी सही बात है। so आप prejudices को या stereotypes को प्रमोट नहीं करोगे, okay. Which amongst the following statement is disadvantage of learner driven approach of curriculum theory? disadvantage पूछा है, लर्नर की परसिस्टेंस को एनकरेज करे, डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है ये क्लास वर्क और लर्नर्स की नीड में, लर्नर्स कैन मोर इजीली ट्रांसफर न्यू स्किल्स एवरी डे, इट रिक्वायर्स स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स एज वेल एज टाइम एंड रिसोर्सेज। सो डिसएडवांटेज पूछा है आपसे, ये सारे एडवांटेजेस हैं लर्नर के लिए कि वो एनकरेज कर रहा है लर्नर को, डायरेक्ट लिंक बिठा रहा है कि लर्नर की नीड के बेसिस पे काम चल रहा है, लर्नर बहुत इजीली जो है नई स्किल्स ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीजें, ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये है कि टीचर को बहुत ज्यादा टाइम, रिसोर्सेज, सब कुछ देना पड़ेगा, ओके। सो ये डिसएडवांटेज है अगर हम चार ऑप्शंस में से देखें तो, ओके। Which of the following doesn't come under the benefit of modernization? So modernization के फायदे की बात पूछी है, फायदे की बात क्या नहीं है, doesn't come under, तो तीन एक जैसे होंगे, एक अलग दिखेगा। Then it develops leadership qualities, इरेशनल थिंकिंग को डेवलप करना कौन सी अच्छी चीज हो गई भाई, इट एनकरेज सोशल चेंज, अच्छी वैल्यूज जो है वो डेवलप कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर रहा है, ये तो अच्छी बातें हैं, बट ये इरेशनल थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, अगर कर भी रहा है तो ये गलत है जी। वैसे तो करता नहीं है मॉडर्नाइजेशन, बट इरेशनल थिंकिंग यानी बिना लॉजिक की सोच समझ की बात हो रही है। Who gave the following definition of curriculum? Curriculum is the tool in the hand of artist. ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, मेक श्योर आपको याद रहे, जिसमें स्टूडियो जो है, स्कूल को स्टूडियो बोला है और स्टूडेंट को जो है मटेरियल बोला है, और टीचर अपने हिसाब से उसको जो है वो मोल्ड कर सकता है, उसको आर्टिस्ट बोला है अपने आइडियल्स के हिसाब से यानी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। सो कनिंगम की डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, दोबारा भी पूछी जा सकती है। Select the correct sequence for the essential stage of curriculum development process. तो देखो कोई भी करिकुलम है, आप क्या करोगे, पहले प्लान, कंटेंट एंड मेथड, इवैल्यूएशन लास्ट में रहेगा और प्लानिंग सबसे पहले रहेगी। तो अगर प्लानिंग सबसे पहले है और इम्प्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप ना, तो आपको चेक करनी है ये चीजें, ओके। कोई भी चीज, ये सिर्फ करिकुलम की बात नहीं हो रही, कोई भी प्रोसेस पहले प्लान करोगे ना आप बीइंग अ टीचर, सो प्लान हो रही है चीजें, तो कंटेंट मेथड, देन आप उसको इंप्लीमेंट करके देखोगे और उसको इवैल्यूएट करके रिपोर्ट करोगे, ओके। Which of the following options doesn't come under the causes of inequality of educational opportunity? तो क्या क्या कारण नहीं है, कौन सा कारण इनमें से नहीं है इनइक्वालिटी का, कि जो इनइक्वालिटी लोगों में देखी जाती है, तो कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे इनइक्वालिटी होती है, ये तो होती है भाई। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, जेंडर बेसिस पे भी होती है। प्रेजेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड नेशनल सिस्टम, या फिर डिफरेंसेस इन होम एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट में डिफरेंसेस की वजह से भी इनइक्वालिटी होती है, लेकिन नेशनल लेवल पे ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बराबर ना मिल रही हो, ओके। और हमसे वही पूछा था। If a child has loss of vision in one eye and loss of hearing in one ear, the child can easily attend school and perform studies, then he will be called, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गिफ्टेड बोलेंगे। गिफ्टेड तो नहीं है, एक जो है कान की हियरिंग नहीं है और एक आंख से विजन नहीं है, सो ये नहीं है जी। हैंडीकैप, मेंटली रिटार्डेड, रिटार्डेड नहीं है, मेंटल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, हम इम्पेयर्ड बोलेंगे जी। हैंडीकैप यूजुअली होता है कि एक आपका पार्ट जो है वो हट जाना या बॉडी में है ही नहीं, ठीक है, वो वाली चीज, तो इम्पेयर्ड विल बी द राइट आंसर। डैश क्रिएट्स मूड एंड एटमॉस्फेयर एंड इन्फ्लुएंसेस द वे वी लिव।
सो मूड, एटमोसफियर और ये सारी चीजें कौन क्रिएट कर रहा है? वर्क एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है, एजुकेशन, हॉबी या कल्चर? सो क्या चीज क्रिएट करती है? कल्चर। कल्चर के बेसिस पे चीजें डिसाइड होती हैं जब हम रहते हैं। Which article prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth? तो कौन सा आर्टिकल जहाँ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए? सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ते हैं जी हम, आर्टिकल 15 बोलता है ऐसा। हो सकता है ऐसा भी पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाए। ओके, सो रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये पांच ही वर्ड मेंशन है, इन पांचों का आपको ध्यान रखना है। ओके, रेजिडेंस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात इन्होंने नहीं बोली है। ओके, सो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। Choose the incorrect statement that doesn't come under the defects in present day curriculum. So incorrect statement पूछी है जो नहीं आएगी, doesn't come under the defects, यानी जो डिफेक्ट नहीं है। So basically तीन चीजों से एक अलग मिलेगी। It is dominated too much by examination. It includes technical, vocational, hobby subjects. It is narrowly conceived or it is bookish and theoretical. सो एक ही चीज अलग लग रही है जी। डजंट कम अंडर जो नहीं आएगी वो बी वाला पोर्शन नहीं आएगा। डोमिनेशन, नैरो, बुकिश, ये चीजें एक साइड जा रही है और हमसे इनकरेक्ट पूछी है, आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? अगेन तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होगा और उसमें आपने पढ़ने हैं सारे और ध्यान भी रखना है करेक्ट इनकरेक्ट का। ओके, रिगार्डिंग मेरिट्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के फायदे या मेरिट्स से एक अलग, यानी एक डिफरेंट मिलेगा, नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। इट विल हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, प्रमोट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प इन जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तीनों ऑप्शंस बहुत पॉजिटिव हैं। ये रिड्यूस करेगा प्रोडक्टिविटी इन एजुकेशन, ऐसा नहीं है जी कि आप वोकेशनलाइजेशन में जा रहे हो तो आपकी एजुकेशन में प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। What refers to the beliefs, perceptions, relationships, attitudes, and written and unwritten rules that shape and influence every aspects of how a school function? तो ये क्या है? जो भी देखो, बिलीफ्स, कल्चर, ये सारी चीजें यूजुअली हम कल्चर में लेके चलते हैं। जो भी आपके बिलीफ है, परसेप्शन है, तो ये कल्चर है। बट ये स्कूल की बात हो रही है तो ये स्कूल कल्चर हो जाएगा, राइट? कल्चर में ऑटोमेटिकली सारी चीजें इंक्लूड हो गई। ठीक है, Select the incorrect statement regarding characteristic of an inclusive classroom. So ये values, culture promote करेगा, active learning promote करेगा, ये बच्चों को safe, protected और included feel करवाएगा, या options और resources की कमी show कर रहा है? तो कमी नहीं show कर रहा है, इसमें सारे options और resources included होते हैं। Okay? Discrimination on the basis of actual और perceived gender identity. तो ये क्या है? ये है ऑर्थोडॉक्स, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी। सो ये परसीव्ड या एक्चुअल, इट्स लाइक एक तो मैं एक्चुअल, इट्स लाइक एक तो नॉर्मल जो लड़के लड़की में भेदभाव होता है, ठीक है, एक वो लोग जो कि जिनका एक्चुअल जेंडर कुछ और है लेकिन वो मानते कुछ और है, ठीक है, उनको फील किसी और की तरह हो रहा है, सेक्स कुछ और है बट जेंडर कोई और फील कर रही है वो, राइट? सो उन सभी वजहों की वजह से जब एक जेंडर आइडेंटिटी, इट्स लाइक किसी भी, चाहे वो कैसी भी जेंडर आइडेंटिटी हो, चाहे वो एक्चुअल हो या परसीव की गई हो, उसके बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना टेक्निकली, राइट? Which of the following is not an example of reasons for loss, retention and dropouts of students? तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, रिटेन नहीं हो पा रहे हैं और या ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं? ठीक है, रेगुलर अटेंडेंस, स्ट्रिक्ट स्कूल टाइमिंग्स, पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स या फिर फिजिकल हेल्थ। नोट एन एग्जाम्पल ऑफ रीजन। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? रेगुलर अटेंडेंस, क्योंकि रेगुलर अटेंडेंस की वजह से कोई ड्रॉप आउट कर रहा है वो कोई रीजन नहीं होता। स्ट्रिक्ट स्कूल टाइमिंग की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स पुअर हो और आपको जॉब भी करनी हो, राइट? तो एक अगर बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग हो गई तो आप जॉब कब करोगे, टाइम नहीं बचेगा। फिजिकल हेल्थ की वजह से हो सकता है और पेरेंट्स की पॉवर्टी की वजह से भी ड्रॉप आउट्स हो सकते हैं। Neha is teaching her son his first language. Which of the following options suggests the best way to teach it? तो वो फर्स्ट लैंग्वेज सिखाना चाह रही है, तो कौन सा जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बेस्ट तरीका रहेगा? She should speak the mother tongue with her son at home. ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो बात ही कर लेगी, उसमें पोएम्स पढ़ के सुनाएगी उसको दूसरी लैंग्वेज में। अगर दूसरी में सुनाएगी तो पहले वाली कैसे आएगी?
राइट. ही शुड स्कोल्ड एंड पनिशेज, सी आएगा वैसे तो. शी शुड स्कोल्ड फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, नहीं डांटोगे नहीं आप बिल्कुल भी. शी शुड प्रेशर हर सन, नहीं, किसी भी चीज के लिए आप प्रेशराइज नहीं करोगे. तो एक ही पॉजिटिव पॉइंट बचा कि आप घर पे उससे उसी लैंग्वेज में बात करो जो आप उसको सिखाना चाह रहे हो. कि मुझे अपने बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो मैं उससे इंग्लिश में बात करूं. द फुल फॉर्म ऑफ TPR, ये पहले भी आ चुका है जी, यूज फॉर लर्निंग इंग्लिश इन अर्ली चाइल्डहुड. सो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स विल बी द आंसर. Which of the following option is incorrect regarding factors affecting language development in a child? Incorrect. कौन सा factor affect नहीं करेगा? Intelligence, health, spiritual या relationship with peer. So language development को spiritual development affect नहीं करेगा कि आप spiritually क्या सोचते हो, उससे आपकी language development affect हो, नहीं. आपकी intelligence क्या है, आपकी health कैसी है, आप fatigue या चीजें तो feel नहीं कर रहे हो, आपके peer के साथ relationship कैसे हैं, क्योंकि अगर अच्छे relationship होंगे तो you will talk in that language ना. सो लैंग्वेज डेवलपमेंट बेटर होगा, तो वो अफेक्ट करेंगी चीजें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट्स ऑफ ICT फॉर पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए ICT के बेनिफिट्स. पेरेंट्स आर लेस लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द स्कूल कम्युनिटी, ये बेनिफिट तो नहीं हुआ. इट प्रमोट्स स्टूडेंट पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करेगा, तो बेनिफिट कैसे हुआ? It makes parent-teacher communication easier, या it gives parents less information about their child's report and attendance. Less information देना कोई benefit नहीं है. Less likely to be involved, parent अगर involved नहीं है स्कूल community में, वो भी कोई benefit नहीं है. अगर easier बना रहा है parent-teacher communication को, that will be a positive point or benefit. Okay, answer C हो जाएगा. Which option doesn't fall under the objectives of OBPTA? So ये objective based है जी, model of teaching and learning. So कौन सा option इसके अंदर नहीं आएगा? Uncertain assessment validity, clear defined expected student outcomes, clear curriculum definition और better faculty evaluation. तो जो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा. ये फुल फॉर्म याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड परफॉर्मेंस टेस्टेड टीचिंग एंड असेसमेंट. ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखनी है. ये मेजरली इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं जो आगे पूछे भी जाएंगे एक किसी क्वेश्चन में. तो 4 प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं कि आप जो है फुल सेट ऑफ हायरार्की ऑब्जेक्टिव्स आप डेवलप करोगे, उनके बेसिस पे फिर आप जो है क्या करोगे, इफेक्टिव टेस्ट बैंक आइटम्स, उसके बेसिस पे आप टीच करोगे, असेस करोगे कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्दर्न ऑब्जेक्टिव्स, और फिर आप जो है परफॉर्मेंस पोस्ट कोर्स फॉलो अप आप परफॉर्म करोगे. सो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हो रही है. ओके, वो चीज आपने ध्यान रखनी है. Which method is against translation of written and oral text and focuses on conveying the meaning of words through action, demonstration or real objects? So grammar translation method, direct method, audio lingual method या oral approach. तो कौन सा method against है translation के? कौन सा? Direct method. ओके, ग्रामर ट्रांसलेशन में आप ट्रांसलेट कर रहे हो, ऑडियो लिंग्वल में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, सोच दिमाग में कर सकते हो, ओरल अप्रोच में भी आप जिसमें बात करना चाहो उसमें कर सकते हो. ओके, सो बट ये रिटन और ओरल टेक्स्ट की ट्रांसलेशन के अगेंस्ट है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप डायरेक्ट की वो है ना, आपके एक्शंस के थ्रू आप चीजें कन्वे कर रहे हो, उसमें आपको ट्रांसलेशन की, रिटन की या ओरल टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है. At which stage of language learning will a child create mini sentences with simple semantic relationship? तो कहाँ पे वो छोटे छोटे sentences बनाना शुरू करेगा. देखो babbling में कोई sentence नहीं बन रहा, one word में भी कोई sentence नहीं बन रहा, two word में वो कोशिश करता है simple sentences की, कि मम्मा पानी दे दो टाइप्स. ठीक है, मम्मा पानी. तो वो चीज़ है कि वो बिल्कुल छोटे से छोटे sentences बनाने की कोशिश करेगा. टेलीग्राफिक में तो बहुत अच्छे से बात करने लग जाता है, अराउंड 2.5 साल के बाद की इस बात हम इसके अंदर करते हैं. होलोफ्रेजेटिक स्टेज, होलोफ्रेजेटिक ये वन वर्ड को ही बोलते हैं. एक्विजिशन अकर्स बिटवीन द, ये चारों स्टेजेस हमने पढ़ी हुई हैं, PYQs में भी मैंने करवाई थी, कौन से साल तक है वो भी करवाई थी. ओके, सो होलोफ्रेजेटिक तो ये कौन सी रहेगी जी, 11 महीने के अराउंड से लेके 1.5 साल तक बच्चा आपको सिंगल वर्ड्स बोलता हुआ नजर आएगा, मम्मा, पापा, दादा. ठीक है, या कुछ भी, जैसे हमारे वाली बोलती है ये क्या है. ठीक है, तो वो डिपेंड्स, बच्चे टू बच्चे भी डिपेंड करता है. तो 11 महीने से 1.5 साल के अराउंड होलोफ्रेजेटिक या वन वर्ड स्टेज रहती है. फिर 1.5 से 2 साल तक आप लगा लो, या ये थोड़ा सा इसी के अराउंड ट्रांजिशन में 5-6 महीने लगा लो, जब 2 वर्ड स्टेज आ जाती है. और फिर 2.5 साल के बाद से बच्चा जो है अच्छे से टेलीग्राफिक स्टेज में जाता है, बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बोलने लग जाता है. ओके,
Various assistive devices, technologies like talking books, talk bank facility of mobile phones, GPS inbuilt walking sticks play a vital role in the meeting the needs of children with special needs. This statement describes the application of ICT. So ये ICT की application दिखा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन में या फिर आपका एवरीडे लाइफ में. सो ये इंक्लूसिव यानी बुक्स वगैरह की भी बात हुई है तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेटर ऑप्शन है. ओके, सो इंक्लूजन जो है वो आईसीटी की वजह से यहाँ पे हो रहा है. स्टोरीज रिटन बाय लर्नर्स इन कौन सी लैंग्वेज में आर अ पावरफुल मीडियम फॉर देयर बेसिक एजुकेशन. तो जब बेसिक एजुकेशन की बात हो रही है, स्टार्टिंग में बच्चा अगर बोल भी रहा है, लिख रहा है, तो वो मदर टंग की बात करेंगे हम. सो मदर टंग में वो स्ट्रांगली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएगा. In the form of e-learning, Dash is growing trend where education has transited the physical barriers of classroom and has gained mobility. यानी कौन सी e-learning में जो एजुकेशन है उसमें जो ये क्या बोलते हैं, एजुकेशन ने फिजिकल बैरियर्स जो क्लासरूम में हो वो ट्रांजिट कर दिया, यानी उससे ऊपर उठ चुके हैं हम. ठीक है, और मोबिलिटी गेन कर ली है. तो होम एजुकेशन में, टेक्स्ट बुक में, डेस्क में या फिर मोबाइल में. तो मोबाइल लर्निंग है ना, फिजिकल बैरियर से ऊपर कि आप घर बैठे बैठे फोन पे ही पढ़ रहे हो या मोबाइल लर्निंग हो रही है. सो वो ऑप्शन ज्यादा बेटर है. ओके, Muskan performed an experiment to find out the weight of a solid metallic ball in different media like air, water, mustard oil. Using spring balance, she recorded the entire experiment, its results and observations as a video and shared this with her classmates using a messenger app. तो उसने वीडियो को कैसे शेयर किया है, आईसीटी की हेल्प से शेयर किया है. शी हैज यूज्ड विच पोटेंशियल एग्जाम्पल फॉर शेयरिंग द कंटेंट. सो टेक्नोलॉजी का कौन सा एग्जाम्पल यूज किया उसने, ईमेल नहीं किया उसने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज नहीं किया उसने, आईसीटी यूज किया है या इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो आईसीटी की फुल फॉर्म थर्ड होती है जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है. तो आईसीटी की हेल्प से उसने कंटेंट को शेयर किया है. Which of the following statements doesn't support the objective of teaching mathematics in school? So कौन सी चीज सपोर्ट नहीं करती? एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप करना, रिड्यूस करना डिसीजन मेकिंग पावर. देखो इसके लिए ना आपको मैथमेटिक्स वाले ऑब्जेक्टिव्स या चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि एक 3 ऑप्शंस में कोई चीज डेवलप हो रही है और एक ऑप्शन में आप रिड्यूस कर रहे हो. तो रिड्यूस करने वाला कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ी होगा हमारे लिए. ओके, सो बी. हम ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव ऑब्जेक्टिव क्यों बनाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए. डैश इज अ क्लासरूम डिजाइन फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, especially second या foreign language, equipped with a tape recorder, video cassette recorder, computer connected to monitoring devices that enable the instructor to listen to and speak to students individually or as a group. तो ये क्या है, ये किस तरीके का क्लासरूम है? लैंग्वेज आईसीटी रूम है, लैंग्वेज हब है, लैंग्वेज क्लब है, लैंग्वेज लेबोरेटरी है. जैसे हम मैथमेटिक्स कॉर्नर को मैथ्स लेबोरेटरी से कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन आया था पहले, वैसे ही हम लैंग्वेज के लिए अगर कोई रूम बना रखा है तो वो लैंग्वेज लेबोरेटरी से कंपेयर करेंगे. आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, which is incorrect option in regards to the technology used in ICT. तो कौन सा जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है. ब्लैक बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक्स, इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी यूज. तो यहाँ तो हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं जी. एक्सेस टू कोर्स मटेरियल थ्रू रिमोट आएगा, ये रिमोट डिवाइसेस, मेकिंग यूज ऑफ ऑडियो प्लेयर और टैबलेट, फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट, ये तीनों में आईसीटी यूज हो रहा है. इसमें टेक्स्ट बुक्स में, ब्लैक बोर्ड में कोई आईसीटी यूज नहीं हो रहा है, वही हमसे पूछा. ऑब्जेक्टिव बेस्ड पीटीए मॉडल फॉर अ कोर्स कंसिस्ट ऑफ, अभी अभी ऊपर बताया था कि इसमें 4 प्रिंसिपल पॉइंट्स आएंगे और वो चारों के चारों मैंने ऊपर बताए भी थे. ऑब्जेक्टिव बेस्ड, परफॉर्मेंस टेस्टेड, टीचिंग एंड असेसमेंट. Dash umbrella term includes any communication device or application including compassing radio, television, cellular phones, computers and networks, hardware and software और satellite systems. तो ये ITC है, MRI है, CT है या ICT है. तो ये सारी चीजें ICT के अंडर आएंगी ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. डेवलपिंग TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मदर टंग में जब आप डेवलप कर रहे हो बच्चे के लिए. ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग इन स्टूडेंट, ऑडियो लर्निंग, अलोन लर्निंग, सीन लर्निंग, ये तो फिट ही नहीं बैठ रहे. कोलैबोरेटिव लर्निंग की ही बात कर रहे हो, आपकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो.
model rank making and observation, paper folding, paper cutting, construction work in geometry are examples of which methods used in teaching of mathematics. तो ये जो मैथ्स में आप यूज कर रहे हो ये लेबोरेटरी मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, साइंस सिंथेसिस या एनालिटिकल मेथड है. आप चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कर करके देख रहे हो, सो सम सॉर्ट ऑफ लैब वाला काम हो रहा है, तो ये लेबोरेटरी मेथड हो गया. Okay, who among the following says that in teaching of mathematics more emphasis should be laid on understanding of basic principles than on the mechanical teaching of mathematical calculations. तो ये बात किसने बोली है? तो ये बात आंसर आपका सेकंड आएगा, कोठारी कमीशन ने बोली है. ओके, ये एक आधी चीजें होती हैं जो NIOS में जो डायरेक्ट मेंशन है उनमें से यूजुअली पूछी जाती है. मैं करवा दूंगी जो डायरेक्ट मेंशन है, अदरवाइज आप अप्रोप्रिएट आंसर चूज करके जा सकते हो. Choose the best activity which is suitable for teaching the concept of profit and loss in mathematics to primary student. So primary student को नुकसान और फायदा समझाने के लिए आप सेमिनार दोगे. सेमिनार कैसे समझ आएगा बच्चों को? रोल प्ले, डिस्कशन, क्विज. तो डिस्कशन तो बड़े बच्चों में थोड़ा ज्यादा करते हैं, हम तो रोल प्ले करवाओगे जी उनसे. एक को शॉपकीपर बना दिया, एक को खरीदार बना दिया, उस हिसाब से आप सिखा सकते हो रोल प्ले करके. Select incorrect statement regarding the importance of yoga in the school curriculum. So ये presence of violent activities increase करेगा. कैसी बात कर रहे हो? अगर करेगा भी तो ये importance तो नहीं है. ओके, सेल्फ लव, सेल्फ केयर टीच करेगा, माइंडफुलनेस प्रमोट करेगा और करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएगा बच्चों को. सो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया जी. चूज द इनकरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग EVS. EVS टीच करने का गलत मेथड कौन सा है? इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, फील्ड विजिट, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट. देखो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, फील्ड विजिट, इन सब में बच्चा भी इंक्लूड है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है. तो एक ही ऑप्शन बचता है इन चार में से, तो गलत इंडक्टिव, डिडक्टिव. Dash are the skills we use to communicate with each other both verbally and non-verbally through gestures, body language and our personal appearance. So reading skills, social skills, listening skills या speaking skills. तो हम communicate करने के लिए जब use कर रहे हैं तो आंसर आपका social skills है, क्योंकि communicate में सुनना और बोलना दोनों आ गया. ओके, तो speaking और listening की बजाय social skill better रहेगा. Select the incorrect statement regarding relationship of regional art and craft in primary education. ये बच्चों को contemporary art work recognize करने में help करेगा. It distracts the mind. अगर distract करेगा तो ये कैसी चीज अच्छी शो करेगा ना, तो distract नहीं करता है. चिल्ड्रन को अवेयर बनाएगा कल्चरल हेरिटेज के बारे में और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, उनको एनकरेज करेगा कि वो ले वो सब्जेक्ट. तो बाकी सारी चीजें ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा. यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट. ओके, well-developed social skills have many advantages. Select the correct option that best describes it. They lead to negativity. They help build better relationship. देखो कोई भी चीज नेगेटिविटी की तरफ अगर लीड कर रही है तो वो एडवांटेज तो नहीं है हमारे लिए. फ्यूअर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, लीड टू लोअर एफिशिएंसी. तो हमसे क्या पूछा है? जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है. तो अगर बेटर रिलेशनशिप बनाने में हेल्प कर रहा है ये पॉजिटिव है. यहाँ पे करियर ऑप्शंस फ्यू हैं, यहाँ एफिशिएंसी लोअर है, यहाँ नेगेटिविटी है. तो ये तीनों ऑप्शंस गड़बड़ हो गए, आंसर बी आ गया हमारे पास. ओके, Dash provides learning opportunities to students to develop analytical and communication skills. So field trips, morning meetings, group discussion या डांस कंपटीशन. हमसे पूछा है कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ डेवलप होंगी? या तो ग्रुप डिस्कशन में हो सकती हैं या फील्ड ट्रिप में भी आप बात तो करते हो, बट फील्ड ट्रिप की बजाय ग्रुप डिस्कशन ज्यादा बेटर है, वहां पे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी. ओके, Which sport, game, activity will increase a child's skill rather than endurance? So endurance is like strength. जैसे हम स्विमिंग करते टाइम चेक कर रहे थे बच्चे की, दौड़ते टाइम चेक कर रहे थे. सो रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये एंड्योरेंस चेक करेंगे. लेकिन आर्चरी जो है, वो जो तीर सही निशाने पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो स्किल है. ओके, उसमें एंड्योरेंस नहीं चेक हो रही, उसमें आप खड़े खड़े बस तीर निशाने पे लगा रहे हो. सो दैट इज स्किल. ओके, Rajesh teaches mathematics at a school. He has asked the school authorities to take the students on a field trip to a bank. बैंक में लेके जाने को बोला है. मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इस फील्ड ट्रिप के लिए? इंपॉर्टेंस टू फन एंड ट्रैवल इन लाइफ, रोड मैप, ज्वाइनिंग सोसाइटी, फंक्शनल यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बैंक. ठीक है, तो मैथ्स का बैंक में कैसे यूज हो रहा है उसकी बात हो रही है ये. ठीक है,
Good dash health helps students develop resilience to face any difficulties that life throws at them and grow into well-rounded healthy adult. तो अच्छी फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, तो जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तब एक रेजिलियंस डेवलप होगा कि अगर दिक्कतें आ भी रही हैं तो आप संभाल पा रहे हो उनको और एक वेल राउंडेड हेल्दी डेवलपमेंट आपका हो पा रहा है, आप एक हेल्दी अडल्ट में जा रहे हो. ओके. योगा डाइट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एविल्स. नहीं, सोशल एविल को क्यों डेवलप करेंगे? अच्छी पर्सनालिटी, बैड लाइफस्टाइल नहीं, सात्विक क्वालिटीज. सो डाइट की बात हो रही है और सात्विक डाइट हमने पढ़ी है, तो सात्विक क्वालिटीज जो है वो डेवलप करने में हेल्प करेगा. सात्विक क्वालिटीज क्या होती हैं वो आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट पूछी है रिगार्डिंग यूज ऑफ सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक. So they help in dividing knowledge into units. They bring uniformity in teaching. They make educational process unorganized. और दे आर कॉम्प्लीमेंट्री विद टीचर्स. तो सबसे गलत स्टेटमेंट पूछी है. यूनिफॉर्मिटी लेके आ रही है, समहाउ ठीक लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है. दे हेल्प इन डिवाइडिंग नॉलेज इनटू यूनिट्स. तो यूनिट्स में डिवाइड करके आप थोड़ा सा वो होल टू पार्ट वाला तरीके से बेटर सीख पाओगे, ठीक साउंड कर रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री है टीचर्स के साथ, ये भी ठीक साउंड कर रहा है. लेकिन अगर वो एजुकेशनल प्रोसेसेस को अनऑर्गेनाइज्ड कर रही हैं तो वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जी. ओके, सो आंसर आपका सी आ गया. डैश इज द प्राइमरी पाथवे टू लर्निंग, a journey of discovery of the meaning of teaching for aesthetic experience. Curriculum, education, online education, home learning या art education. So primary pathway बोला है आपसे aesthetic experience के लिए. aesthetic experience के लिए हम art और beauty वाली साइड जाएंगे. So ये art education better option रहेगा. पेयर शेयर टेक्निक एक एग्जाम्पल है ऑफ ग्रुप लर्निंग, ऑडियो लर्निंग, एसोसिएट लर्निंग या सीन लर्निंग यूज्ड बाय ईवीएस टीचर्स. तो देखो ग्रुप नहीं है यहाँ, पेयर शेयर में 2 ही बंदे होते हैं, ठीक है. टेक्निकली पेयर बना रहे हो आप उनका, ठीक है. तो ये एसोसिएट लर्निंग बेटर रहेगा क्योंकि ऑडियो भी नहीं है, सीन भी नहीं है, ग्रुप में ग्रुप इंक्लूड नहीं है यहाँ, तो एसोसिएट लर्निंग बेटर वर्ड रहेगा. To teach things we make and do, a very important topic in EVS to primary students. Which is the best activity from the following option? कौन सी एक बेस्ट एक्टिविटी है? स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि वो क्ले से कुछ बनाएं और उसके बारे में लिखें. देन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव स्पीच ऑन द सेम विद राइट अ पोएम और राइट अबाउट द सेम. तो यहाँ पे आप एक्टिविटी करवा रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, राइट. चलो. Dash is known as the art and science of making maps and charts. So डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एनिमेशन नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है कार्टोग्राफी. सो कार्टोग्राफी एक आर्ट है, ठीक है. आर्ट एंड साइंस है, मेकिंग मैप्स या चार्ट्स या मैप बनाने की एक आर्ट. सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट मेथड. तो कोई भी प्रोजेक्ट मेथड है किसी भी चीज में, जैसे हम पढ़ाने में भी बोलते हैं कि पहले प्री एक्टिव स्टेज होगी, फिर इंटरएक्टिव होगी, फिर पोस्ट एक्टिव होगी. तो ये भी प्री एक्टिविटी स्टेज पहले आएगा, देन एक्टिविटी, देन पोस्ट एक्टिविटी. सो दिस विल बी द राइट आंसर. This approach is used in teaching the social sciences, especially history. It provides a chronological framework within which events and developments can be recorded. Identify this approach. तो आप इसमें क्या कर रहे हो जी? क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क बना रहे हो जिसमें आप इवेंट्स को इंक्लूड कर रहे हो. तो क्रोनोलॉजी की बात हो रही है ना, क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क है तो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच हो गया. ओके. Sports is an essential element of schooling these days. Select the best option that supports the benefits of sports in the school curriculum. Benefits. Sports can cause fights among students. Games waste students' time. Play helps in all-round development of child. और गेम्स कैन टायर द चिल्ड्रन. क्या पूछा हमसे? बेस्ट ऑप्शन जो बेनिफिट दिखा रहा है स्पोर्ट्स का, खेलों का. टायर वाला तो कोई बेनिफिट नहीं है. वेस्ट कर रहा है टाइम, ये भी कोई बेनिफिट नहीं है. बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है, ये भी कोई बेनिफिट नहीं है. ये है बेनिफिट जी, ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा उनको. ओके. व्हाट इज द फैंटेसी फॉर्म रिप्रेजेंटेड एज परफॉर्मेंस इन थिएटर? थिएटर में जो फैंटेसी फॉर्म है जो परफॉर्मेंस में आप शो करते हो, दैट इज प्रेजेंटेशन, ड्रामा, सर्कल या मूवी. सो अगर थिएटर की बात हो रही है तो मूवी तो नहीं है, ठीक है. ड्रामा या प्रेजेंटेशन, सो आंसर आपका हो जाएगा ड्रामा, ठीक है. तो जो भी आप फॉर्म एक थिएटर में रिप्रेजेंट कर रहे हो वो ड्रामा है, चाहे वो फैंटेसी फॉर्म हो या कोई और फॉर्म हो. ओके.
फिजिकल हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वेलबींग. अभिषेक एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है स्कूल में. ही वॉन्ट्स टू टीच स्टूडेंट्स दैट फिजिकल हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय अडोप्टिंग सम हेल्दी हैबिट्स. जैसे, तो कौन सी हैं वो हेल्दी हैबिट्स? अनहेल्दी खा रहे हो तो हेल्दी कैसे होगा? ये दो तो ऑप्शन ही आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. हेल्दी खाना है, 8 घंटे सोना है, यहाँ तक ठीक है. एक एक्टिव लाइफस्टाइल हो या सेडेंट्री हो, एक्टिव लाइफस्टाइल हो ऑब्वियसली, ठीक है, और आप प्रॉपर हेल्थ और हाइजीन प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा. सेडेंट्री इज लाइक बहुत होता है ना, बैठे बैठे रहना और ज्यादा एक्टिव ना होना, वो वाला लाइफस्टाइल, काउच पोटैटो टाइप का, कि पड़े पड़े बस खाए जा रहे हो या बैठ के ज्यादा काम कर रहे हो. डैश इज एन एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ द पेरेंट्स, गार्जियंस ऑफ स्टूडेंट्स और pupils, the administration of school, mainly teachers, who meet annually or quarterly to discuss matters relating to the educational, moral, spiritual welfare of students or pupils of any educational organization, either at nursery or primary level or at secondary level. तो कौन सी एसोसिएशन है जी ये? PAT, PCA, PTA, PTM, PTA, पेरेंट टीचर एसोसिएशन. ओके, पेरेंट टीचर मीटिंग, जो मीट बीच बीच में होता है उसको हम बोल रहे हैं मीटिंग को, ये एसोसिएशन है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग हाउ कैन स्कूल हेल्प टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस अमंग स्टूडेंट्स. टाइमली हेल्थ चेकअप करवा के, नॉट हायरिंग ट्रेंड फिजिकल टीचर. अगर आप अच्छा टीचर हायर नहीं कर रहे हो तो कैसे फिजिकल फिटनेस प्रमोट होगी? सिर्फ अकेडमिक्स पे फोकस करोगे तो कैसे फिजिकल फिटनेस प्रमोट होगी? बाय रेगुलेटिंग, कंडक्टिंग इरेगुलर वैक्सीनेशन. रेगुलर वैक्सीनेशन होनी चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन ए ही बचता है आपका कि आप टाइमली हेल्थ चेकअप्स करवाओ बच्चों का. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑन लर्निंग. इनकरेक्ट ऑप्शन है, फिजिकल एजुकेशन बेटर बिहेवियर करेगा, क्लास में अटेंशन बढ़ाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा. ग्रेड्स लो का कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप खेलों में हो इसलिए आपके नंबर कम आए. दिस इज नॉट द रीजन. ओके, work experience is called work education in dash and thus forms an integral part of component of education. So ये किसमें बोला है? ऐसी ऐसी मेजरली चीजें NCF 2005 में बोली गई. कुछ नहीं समझ आए तो 2005 के साथ चले जाना. ओके, which program helps teachers to put themselves into shoes of students, helps in their own lifelong learning and career growth. तो टीचर्स को जो है वो बच्चों के शूज में पुट करता है. तो ये कौन सी लाइफ, मतलब एक होता है ना, उनको हेल्प करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ग्रोथ के लिए. सो प्री सर्विस में तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए होते हैं. आउट ऑफ द सर्विस जाके कोई ट्रेनिंग का फायदा नहीं है, बट ड्यूरिंग द सर्विस है ये चीजें कि वो बच्चों के बारे में आपको और अपडेट देते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट देते हैं. तो ये इन सर्विस ट्रेनिंग है. ओके, जैसे हम NEP 2020 के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग. Adolescents education must provide first hand information related to. सो adolescents की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिजिक्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या कार्टोग्राफी, ये तो चार्ट्स बनाने वाली चीज थी. हमें बात किसकी करनी चाहिए adolescents के टाइम पे? क्योंकि प्यूबर्टी हिट कर रही है, बच्चे में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. तभी 10th क्लास में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है, क्योंकि दैट्स द बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस दैट चैप्टर. The full form of PTSD, post traumatic stress disorder, right? B option. Manpreet is a hard-working girl and is able to make enough money to pay for her rent, food and other necessities. ये क्या शो कर रहा है? वो सेल्फ कॉम्पिटेंट है, सेल्फ पैम्पर्ड है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है. ऑब्सेस्ड नहीं है, पैम्पर्ड भी नहीं है, कॉम्पिटेंट है, वो अपने आप में इनफ है, ठीक है, और उसकी वजह से वो सेटिस्फाइड भी हो सकती है. A school wants to build a cricket pitch according to a standard size. The standard length of a cricket pitch is, it is the distance distance from wicket to wicket at either end of the pitch. तो कितना डिस्टेंस उसमें होता है? तो आंसर आपका 22 यार्ड का डिस्टेंस होता है. याद रखिएगा इसको. The content of work education comprises of how many categories? तो content of work education कौन कौन सी categories work education में? So categories इसमें 3 आएंगी जी. ये categories जो है वो CBSE के curriculum की guidelines के basis पे हैं. Self help activities होनी चाहिए, community outreach activities होनी चाहिए और प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए. तो ये 3 categories तो होनी ही चाहिए. ओके,
सिलेक्ट, अब जैसे ये चीज यहाँ आ गई और ये चीज सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से है, लेकिन एनआईओएस के मटेरियल में ये चीज मेंशन नहीं है, बिकॉज मैंने वर्क एजुकेशन के नोट्स बनाए हैं। सो ये चीज आपको यहीं से करनी है, मैंने वहां नहीं ऐड की है। ओके, सो इसलिए आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हो सकता है वो आपको नोट्स में ना मिले, क्योंकि यहाँ पे करवा दी गई है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ पीटीए इन स्कूल मैनेजमेंट। इनकरेक्ट पूछी है, इन्फ्लुएंस करेगी पॉलिसी डेवलपमेंट को, मनी रेज करने में हेल्प करेगी, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगी अबाउट करंट चेंजेस, और अनबैलेंस स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप। अनबैलेंस क्यों करोगे आप, राइट? दिस इज नॉट द रोल ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन कि अनबैलेंस करो आप रिलेशनशिप्स को। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस एटलीस्ट कितनी क्लास पीरियड्स जो हैं होने चाहिए वर्क एजुकेशन के 6ठी से 12वीं? तो 4 पीरियड पर वीक बोलते हैं जी, ये कि हफ्ते में 4 लेक्चर्स, तो 4 पीरियड क्लास के तो ऐसे होने चाहिए जो कि वर्क एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, उसके लिए एलोकेटेड है। What is adolescents form a self-conscious desire to feel important in their peer group and enjoy self-acceptance। तो ये aptitude है, ZPD है, आइडेंटिटी है, या ईगोसेंट्रिज्म है। सो adolescents क्या बनाते हैं, जो सेल्फ कॉन्शियस डिजायर होती है उनकी, सो वो ईगोसेंट्रिज्म रहेगा आपका, ठीक है। तो ये एडोलेसेंट्स जो है वो जो सेल्फ कॉन्शियस डिजायर कि वो फील करें कि एक्सेप्ट, तब कोई बोलेगा तभी वो एक्सेप्टेड फील करें, तो वो पीयर वैलिडेशन सीख करते हैं। ओके, एक ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी आता है, दैट्स डिफरेंट, वो पियाजे के अकॉर्डिंग है, ये याद रखिएगा। द ओल्ड एज सेइंग दैट एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर puts the obligation directly on dash to reduce the incident of students' risky behavior and increase the odds of academic success by promoting physical education at all grades। तो स्कूल करिकुलम प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, एक्टिविटी प्रोग्राम या एकेडमिक्स प्रोग्राम, सो देखो ये हेल्थ की बात हो रही है कि प्रिवेंशन इज वे बेटर देन क्योर, की अगर आपको थोड़ी सी मेहनत या थोड़ा सा पैसा प्रिवेंशन में लगाना पड़ रहा है, दैट्स बेटर रादर देन उससे कहीं ज्यादा पैसा आप जो है उसको ठीक करने में लगाओगे। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए, डायरेक्टली ऑब्लिगेशन है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स के ऊपर। ओके, Dash is known as the program for the satisfaction of day-to-day needs of the students and their families। Dash is known as program for satisfaction, self-help activities, एग्जीबिशन एक्टिविटी, प्री वोकेशनल या कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज। तो देखो डे टू डे नीड्स की बात हो रही है, तो सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज जो अपने आप की आप अपनी एक्टिविटीज खुद कर पाओ, आपकी हेल्प खुद कर पाओ चीजों को करने में। चेंजिंग होम, मूविंग टू अ न्यू सिटी और कंट्री, बर्थ ऑफ अ न्यू सिबलिंग, ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बच्चे की फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल या सोशल। बच्चे की मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं कि मान लो पहला बच्चा ऑलरेडी है, दूसरा पैदा हो गया, सारी अटेंशन उस छोटे बच्चे पे चली गई, या आप कहीं नए शहर में मूव करे हो, आप बच्चे को नए स्कूल में डाल रहे हो, तो वो मेंटली ठीक नहीं है अभी, ठीक है, या आपने घर चेंज कर लिया जहां वो पहले कंफर्टेबल था अब नहीं है, ठीक है। A teacher can promote the physical health of student in the classroom by encouraging peer pressure, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा होमवर्क दे के नहीं, प्ले पीरियड्स को ही हटा दिया, ये तो और भी गलत है। ब्रेन ब्रेक्स दो लेसन के बीच में ताकि बच्चे को थोड़ा सोचने का टाइम मिले। ओके, पहले 3 ऑप्शन नेगेटिव है वैसे भी। फुल फॉर्म पूछी है SUPW, NEP 19 NPE 1986 ने इसको प्रमोट करने की बात की थी, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ओके, Lena recognizes that she loves nature and hates rudeness. So this is the part of her। ये उसका सेल्फ एप्टीट्यूड है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ एस्टीम है? तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है जी, उसका ये अपना कॉन्सेप्ट है कि जो प्यार से मतलब होता है ना, उसको नेचर पसंद है, लव्स नेचर, बट रूडनेस पसंद नहीं है उसको, कि आप प्यार से आराम से बात करो, वो चीज पसंद है, तो ये उसका अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ये हो गए जी हमारे इस क्लास के 100 क्वेश्चंस। 1400 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस बचे हैं जो हमें करने हैं। आई एम ऑल्सो ट्राइंग हार्ड कि मैं जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके ये क्लासेस अपलोड कर पाऊँ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग। कोशिश है कि 25-26 जनवरी तक आप लोगों के नोट्स आउट हो जाएं, तब तक मैक्सिमम ऑलमोस्ट PYQs करवाने की पूरी कोशिश है, और एक आधी क्लास आपकी तब तक थियरी की भी शुरू हो जाए। सो कोशिश कर रहे हैं कि 5 फरवरी 6 फरवरी तक आपका
सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाए, एंड नोट्स तो आपके 25-26 तक ही आउट करने की कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 जनवरी आपका चला जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आपको बता दूंगी कि आप कैसे नोट्स ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री. बी consistent in your efforts. Take care. See you very soon with the next class.